राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय और ग्रामीण निकायों के निर्वाचन फोटोयुक्त मतदाता सूची से कराने के निर्णय लिया है। आपको याद होगा, विगत निर्वाचनों तक राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची है वो एक साधारण मतदाता सूची के रूप में होती थी, जिसके एक पृष्ठ पर 90 मतदाताओं की प्रविष्टियां की जाती थीं। आपको यह भी याद होगा कि उस पुरानी मतदाता सूची में हमारे पास केवल मतदाता का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसकी आयु, लिंग, यह जानकारियां एक लाइन में होती थीं और उस मतदाता सूची में मतदाता की पहचान के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी। भविष्य में होने वाले नगरीय और ग्राम पंचायत निर्वाचन में हम अब फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रयोग में ला रहे हैं। तो यह मतदाता सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी, इसकी प्रारंभिक जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझें, इसके लिए मैं एक संक्षिप्त उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा। हमारी विधानसभा की मतदाता सूची फोटोयुक्त है और आपको याद होगा कि प्रत्येक पृष्ठ पर 30 मतदाताओं की प्रविष्टियाँ वहाँ होती हैं। बिल्कुल यही तरीका हमने हमारी ग्रामीण और नगरीय निकाय की मतदाता सूची के लिए एडॉप्ट किया है। अब हमारी जो मतदाता सूची फोटोयुक्त तैयार होने वाली है, इसमें एक पृष्ठ पर 30 मतदाताओं की प्रविष्टियां तक हो सकेंगी। इसे तैयार करने के लिए हमें प्रारंभिक रूप से उप जिला निर्वाचन अधिकारी से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची के 2 सेट प्राप्त करना है। दोनों सेट प्राप्त करते समय हमें सावधानी ये रखना है कि पहला, हमारे दोनों सेट एकदम अपडेटेड हों। दूसरी बात, उनमें अनुपूरक सूचियां सम्मिलित हों। आपको याद होगा, हमारी विधानसभा की मतदाता सूची 31 जनवरी 2014 की स्थिति में प्रकाशित हुई थी। तब इसमें एक अनुपूरक सूची शामिल थी। अनुपूरक सूची से आशय परिवर्धन सूची, निरसन सूची और संशोधन सूची से है। आपको यहाँ ध्यान यह भी रखना चाहिए कि अगर इन सूचियों में कोई जानकारी निरंक के रूप में है तो वह निरंक के ही रूप में वहाँ शामिल हो। उसके पश्चात सतत अपडेशन की प्रक्रिया हुई और द्वितीय अनुपूरक सूची विधानसभा की सूची में शामिल की गई। तो हम हमारी राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची तैयार करेंगे, उसे तैयार करने के लिए विधानसभा की जो मतदाता सूची प्राप्त कर रहे हैं, उसमें मूल निर्वाचक नामावली के अलावा प्रथम अनुपूरक सूची और द्वितीय अनुपूरक सूची, दोनों अनुपूरक सूचियां लगी हुई हों, यह सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ एक काम और भी आवश्यक है कि विधानसभा की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर उसका पार्ट नंबर और पेज क्रमांक अंकित होता है। हम यह भी सरसरी तौर पर देख लें कि वो मतदाता सूची उसी पार्ट नंबर की है, अर्थात उसके सभी पेज पर, सभी पृष्ठ पर वही पार्ट नंबर अंकित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्ट नंबर 101 की वोटर लिस्ट में पार्ट नंबर 102 के कुछ पेज शामिल हो गए हों। यदि ऐसा है तो उसे बदल लें। कहने का आशय यह है कि सभी पृष्ठ पर वही पार्ट नंबर अंकित हों और पृष्ठों की संख्या भी पूर्ण हो, कोई पृष्ठ मिस ना हुआ हो, छूटा ना हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर एक पृष्ठ हमारा छूट गया तो हमारे सीधे ही 60 मतदाताओं की संख्या में कमी आ जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि मतदाता सूची जब हम उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करें तो उस मतदाता सूची में सभी पृष्ठ शामिल हों। राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची है, इसका आधार वार्ड है। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूची वार्ड के आधार पर तैयार होती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि किसी नगर पंचायत या छोटी नगर पालिका में कुछ मतदान केंद्रों के अंदर पूरा ही नगर पालिका क्षेत्र या नगर परिषद क्षेत्र समाहित हो जाए। जैसे एक उदाहरण से इस बात को अपनी स्पष्ट करता हूँ। सांची नगर परिषद में 15 वार्ड हैं और ये 15 वार्ड
विधानसभा की 5 मतदाता सूचियों में शामिल हो जाते हैं। अर्थात केवल विधानसभा की 5 मतदान केंद्र नगर परिषद सांची के 15 वार्ड को समाहित किए हुए हैं। दूसरी ओर जो बड़ी नगर पालिका हैं या नगर निगम हैं, उनमें विधानसभा के 1, 2 या 3 मतदान केंद्रों में एक वार्ड शामिल हो पाता है। जैसे रायसेन नगर पालिका में 18 वार्ड हैं और इन 18 वार्डों के अंदर 34 मतदान केंद्र हैं। इससे बड़ा स्पष्ट है कि एक वार्ड में एक से ज़्यादा मतदान केंद्र विधानसभा के शामिल हैं। तो हमको ध्यान ये रखना है कि हमारे सामने दोनों स्थितियां आएंगी। छोटी नगर परिषद और नगर पालिका के मामले में विधानसभा के एक मतदान केंद्र के भीतर कई वार्ड शामिल मिलेंगे, और जो बड़ी नगर पालिका और नगर निगम हैं उनमें एक वार्ड में 2 या 2 से ज़्यादा मतदान केंद्र शामिल हो सकते हैं। अब हम प्रारूप मतदाता सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी इसके विषय में जानेंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए हमको विधानसभा की मतदाता सूची की आवश्यकता होगी, जो हमने उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर ली है। हमको चाहिए कि हम कुछ ऐसे बेहतर लोगों का चयन करें जो प्रारूप मतदाता सूची निर्माण में हमारी सहायता कर पाएँ। ये वे लोग होंगे जो फील्ड से जुड़े हैं और जिनको वार्डों की अधिसूचित सीमाओं का बेहतर ज्ञान है, जो हर मतदाता को बेहतर पहचान पाते हैं। ये व्यक्ति नगरपालिका के कर्मचारी हो सकते हैं, वार्ड मुहर्रिर हो सकते हैं, नगरपालिका के राजस्व निरीक्षक हो सकते हैं, या नगरपालिका का और ज़मीनी स्तर का अमला हो सकता है। इसके अलावा राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर ये भी हो सकते हैं। आप अगर चाहें तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त BLO की मदद भी इस कार्य में ले सकते हैं, क्योंकि BLO लंबे समय से उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची तैयार करने का काम कर रहा है। उसके ज्ञान में हर व्यक्ति, हर मतदाता है। तो हम ऐसे लोगों का चयन करें जो वार्ड की अधिसूचित सीमाओं का ज्ञान रखते हों और साथ ही साथ मतदाताओं की पहचान भी कर पा रहे हों। ऐसे लोगों का चयन करने के बाद उनका एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। उन्हें यह बतलाया जाए कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब आगे क्या क्या कार्यवाही किस किस स्तर पर उन्हें करना है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान ही आप उन्हें कुछ आवश्यक सामग्री और प्रदान कीजिए, जिसमें विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची की प्रति, हमने पूर्व से कंट्रोल टेबल तैयार की हुई है हमारी स्थानीय निकाय की मतदाता सूची तैयार करने के लिए, उस कंट्रोल टेबल की एक प्रति उनको दीजिए। वार्ड की सीमा निर्धारण करने वाली अधिसूचना का राजपत्र है, उसकी एक प्रति उनको दीजिए। और यह सामग्री देने के बाद हमारी टीम यह तय करेगी कि विधानसभा की मतदाता सूची में जो प्रत्येक मतदाता है वो किस वार्ड का है, किस मोहल्ले का है और उसका पार्ट नंबर क्या है। इस तैयारी के बारे में हम एक प्रशिक्षण सत्र देकर उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। विधानसभा की निर्वाचक नामावली में प्रत्येक मतदाता के नाम के आगे अब हमको चिन्ह अंकित करना है। आपको याद होगा हम पहले भी एक कार्रवाई कर चुके हैं और वो थी कंट्रोल टेबल तैयार करने की। कंट्रोल टेबल में हमने वार्ड का नाम, पार्ट नंबर और अनुभाग या मोहल्ले का नाम अंकित किया हुआ था। वही क्रम संख्या के रूप में हमें इस मतदाता सूची में अंकित करना है। अब हमको मतदाता सूची में के प्रत्येक मतदाता के नाम के आगे सबसे पहले लाल की स्याही से वार्ड क्रमांक अंकित करते जाना है। जैसे मेरे हाथ में जो मतदाता सूची है, इस मतदाता सूची में हमने
जो वार्ड नंबर 1 में निवास करने वाले मतदाता हैं उनके नाम के आगे 111 कर क्रमांक लिखे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात एक और है, यदि हम पाते हैं कि एक पृष्ठ पर कई मतदाता ऐसे हैं जो एक ही वार्ड के हैं, तो बजाय हम सबके नाम के आगे 1-1 लिखने के एक मझला ब्रैकेट खींचकर, जो आप देख रहे होंगे यहाँ खींचकर भी दिखाया है, एक साथ वार्ड का क्रमांक लिख सकते हैं। वार्ड का क्रमांक लिखने के बाद अगला क्रम पार्ट नंबर और अनुभाग का नंबर लिखने का है। ये दोनों चीज़ें हमको हमारी कंट्रोल टेबल से प्राप्त होंगी और हम कंट्रोल टेबल की सहायता से ये तीनों अंक यानी वार्ड का नंबर, पार्ट नंबर और अनुभाग का नंबर बटे में क्रम से लिखते चले जाएंगे। जैसे ही हम सभी मतदाताओं के नाम के आगे यह नंबरिंग कर लेंगे, हमारा एक काम खत्म हो जाएगा और वो है राज्य स्तरीय संस्था के लिए आधार पत्रक भाग 1 तैयार करने का। आधार पत्रक यह दर्शाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में किस किस वार्ड के मतदाता शामिल हैं। हमने ना सिर्फ इस वोटर लिस्ट में यह अंकित किया है कि किस किस वार्ड के मतदाता हैं, बल्कि यह भी अंकित किया है कि उनका मोहल्ला या अनुभाग कौन सा है और पार्ट नंबर कौन सा है। तो कंट्रोल टेबल की सहायता से हम तीनों चीज़ों की जानकारी अपनी विधानसभा की मतदाता सूची में लाल की स्याही से अंकित कर देंगे और हमारा आधार पत्रक भाग 1 तैयार हो जाएगा। अब हम SLA यानी स्टेट लेवल एजेंसी के लिए आधार पत्रक किस प्रकार से तैयार होगा इसके बारे में समझते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा की मतदाता सूची में कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनका नाम आज भी मतदाता सूची में अंकित है। कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो शिफ्ट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, निवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी हमारी विधानसभा की मतदाता सूची में है। हो सकता है कुछ ऐसे मतदाता भी हमें मिलें जिनकी प्रविष्टि एक से ज़्यादा बार हो, यानी रिपीट वोटर जिनको हम कहते हैं, ये भी हमारी विधानसभा की मतदाता सूची में मिल सकते हैं। हमें ध्यान यह रखना है कि हमारी जो टीम है जिसे हमने मार्किंग करने का दायित्व सौंपा है, वो हर मतदाता के नाम के आगे प्रविष्टि अंकित करेगी, भले ही वो इस बात को जानती हो कि यह मतदाता मृत हो गया है, यह मतदाता डिलीटेड है, यह मतदाता शिफ्ट हो गया है, इसका नाम रिपीट हुआ है। बावजूद इन सब के वो हर मतदाता के नाम के आगे मार्किंग करेगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या और आधार पत्रक में आने वाले मतदाताओं की संख्या में फर्क हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम सारी बातों को दिमाग से निकाल दें और केवल यह ध्यान रखें कि जितने भी मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची में हैं, सब पर क्रमांक अंकित किया जाए अनिवार्य रूप से। और SLA के लिए जो आधार पत्रक हम भेज रहे हैं, यह आधार पत्रक इसी चीज को पकड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प है। यह जो आधार पत्रक तैयार होगा, इसमें हर मतदाता की जानकारी है, कुछ इस प्रकार से है वो। इसके जो कॉलम हैं ये आधार पत्रक भाग 1 से बिल्कुल मिलते हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि ये जो जानकारी है वो प्रत्येक मतदाता के लिए है। हर मतदाता किस वार्ड में है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसका अनुभाग या मोहल्ला क्या है, यही जानकारी इस आधार पत्रक में, जो कि SLA को भेजी जा रही है, बनाई गई है। जैसे एक उदाहरण के लिए एक बात बताऊं आपको, हमारे सीधी जिले के रामपुर नेकिन नगर परिषद में विधानसभा की वोटर लिस्ट जिसका अनुक्रमांक 40 है, उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 1049 है। यानी विधानसभा की मतदाता सूची में आखिरी मतदाता का अनुक्रमांक 1049 है। अब इस 1049 मतदाताओं की
डिटेल जानकारी आधार पत्रक भाग 1 जो SLA को जा रहा है उसमें अंकित की गई है, जो मेरे हाथ में सामने की ओर है। इसमें हर मतदाता के नाम के आगे यह अंकित है कि वो किस वार्ड का निवासी है, उसका पार्ट नंबर क्या है और उसका अनुभाग या मोहल्ला कौन सा है। ऐसा हो सकता है कि एक क्रम से कई मतदाताओं के वार्ड नंबर, पार्ट नंबर और अनुभाग नंबर एक जैसे ही हों, तो हम उनको एक साथ लिख देंगे और अगर वे अलग हैं तो अलग अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो जानकारी तैयार है उसमें मतदाता क्रमांक 1 से लेकर 3 वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं, उन सभी का पार्ट नंबर 1 है, उन सभी का अनुभाग 1 है, तो इनको एक साथ लिखा गया है। मतदाता क्रमांक 4 से लेकर 6 वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं, उनका पार्ट नंबर 1 है और अनुभाग 3 है, तो इनको एक साथ लिया गया है। और इसी प्रकार फिर क्रम से हम बढ़ते गए हैं और आखिरी मतदाता यानी 1049वें मतदाता तक ये जानकारी तैयार की गई है। यह जानकारी हम SLA को भेजेंगे और SLA इसी जानकारी के मान से विधानसभा की मतदाता सूची में से मतदाताओं को शिफ्ट करके हमारे लिए मतदाता सूची तैयार करेगा। अब हम आधार पत्रक भाग 2 की तैयारी किस प्रकार से होगी इसके बारे में जानेंगे। आधार पत्रक भाग 1 जो हमने SLA के लिए तैयार कर लिया है, इसे भेजने के बाद हम अब यह तय करेंगे कि हमारे वार्ड में कुल कितने मतदाता हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि एक मतदान केंद्र 1000 मतदाताओं की संख्या तक बनाया जाए। और ये एक स्वाभाविक सी बात है, आप बेहतर जानते हैं स्थानीय निकायों में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है, इसलिए आवश्यक है कि काम बेहतर तरीके से हो, निर्विघ्न हो, शांतिपूर्वक हो। इसके लिए ज़रूरी है कि मतदाताओं की संख्या 1000 के आसपास रखी जाए एक मतदान केंद्र पर। तो किसी वार्ड में कितने मतदान केंद्र बनेंगे, इसे तय करने के लिए आधार पत्रक भाग 2 बनाया जाता है। आधार पत्रक भाग 1 से ही हम आधार पत्रक भाग 2 तैयार करते हैं। आधार पत्रक भाग 2 में वार्ड वार जानकारी बनाना है। जैसे वार्ड नंबर 1 में विधानसभा के किस निर्वाचक नामावली के कितने मतदाता शामिल थे, उन्हें लिखना है। और हमको यह देखना है कि वार्ड में विधानसभा के किन किन मतदान केंद्रों के कितने कितने मतदाता आए हैं। जब हम ये जानकारी बनाएंगे तो हमारे सामने उस वार्ड की एक पिक्चर उभर कर आएगी कि उसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। यदि वो संख्या 1000 से कम है तो हमें वहाँ फिर दूसरा भाग बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मतदाताओं की संख्या 1000 से ज़्यादा है तो प्रत्येक 1000 मतदाता पर एक मतदान केंद्र हमको बनाना है। आशय मेरा ये है कि यदि 1000 से ज़्यादा मतदाता हैं और 2000 से कम हैं तो हम वहाँ 2 पार्ट कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। ऐसे ही अगर 3000 तक मतदाता किसी वार्ड में हैं तो उस वार्ड के हम 3 भाग कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और ये प्रत्येक पार्ट एक मतदान केंद्र का रूप लेंगे। तो आधार पत्रक 2 RO और ARO स्वयं तैयार करें। बड़ा आसान है। आधार पत्रक भाग 1 को लेकर हम बैठेंगे और केवल टेबल कार्य है ये, उसी में से कुछ छटनी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि अमुक वार्ड में कुल कितने मतदाता हैं। यदि मतदाताओं की संख्या 1000 से ज़्यादा होगी तो फिर उसके पार्ट बनाए जाएंगे। पार्ट बनाते समय थोड़ी सावधानी ये रखना है कि दोनों पार्ट के मतदाताओं में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो।
यानी ऐसा बिल्कुल ना हो कि किसी वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 1600 है तो 2 पार्ट बनाते समय आप एक पार्ट में तो 1000 मतदाता रख रहे हैं और दूसरे पार्ट में 600 रख रहे हैं। ये कार्य नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए, यदि समान संख्या में मतदाता हो जाएं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो 10% का मार्जिन ले सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि पार्ट बनाते समय एक कोई सीमा चिन्ह, कोई गली, नाला या कोई पुराने महत्व का यदि कोई स्थल है, उसको लेते हुए हम वार्ड को 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बांट देंगे आवश्यकता अनुसार। बांटते समय ध्यान ये रखेंगे कि मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रहे, 10% का मार्जिन लिया जा सकता है वहां। भाग 2 बन गया और उसके बनने के बाद हमारी प्रारूप मतदाता सूची तैयार होकर आ जाएगी जो वार्डवार होगी, और यदि वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1000 से ज़्यादा है तो उस वार्ड में उतने ही मतदान केंद्रवार बनकर आएगी। अब इस प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रकाशन के बाद इसमें दावे आपत्ति लिए जाएंगे। प्रकाशन करते समय ध्यान रखिएगा, ऐसे नगर परिषद या नगर पालिका जो छोटी हैं और जिनमें वार्डों की संख्या 20 से कम है, वहाँ आरओ के ऑफिस, ईआरओ के ऑफिस, एईआरओ के ऑफिस और नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में इसका प्रकाशन होगा। यानी 3 जगह इसका प्रकाशन होगा, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और संबंधित नगर परिषद या नगर पालिका में। यदि नगर पालिका बड़ी है और वार्ड की संख्या 20 से ज़्यादा है, तब हमको चाहिए कि हम 2 या 3 वार्डों का क्लस्टर बना दें और ऐसी जगह पर भी प्रकाशन कराएं। बहुत बड़े आकार की नगर निगम है जो, वहाँ प्रत्येक वार्ड में हमको प्रकाशन कराना है। प्रकाशन करने के लिए हमको प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति करना होगी। प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से होगी, लेकिन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये चाहिए कि इसका अनुमोदन वो जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर लें। 2 या 3 प्राधिकृत कर्मचारियों के ऊपर एक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके कार्य की मॉनिटरिंग के लिए रखा जाएगा और इन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के बाद प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण सत्र में आप प्राधिकृत कर्मचारियों के दायित्वों को भली भांति उन्हें समझा दें, फॉर्म किस ढंग से प्राप्त किए जाएंगे, दैनिक जानकारियों का ब्यौरा कैसे तैयार होगा, पेशियों की तारीख किस प्रकार से नियत की जाएगी। यह सब आप एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करके न सिर्फ प्राधिकृत कर्मचारियों को बतला दें, बल्कि सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी इसके बारे में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करा दें। अब प्राधिकृत कर्मचारी जिस स्थल पर बैठेंगे उसका भली भांति प्रचार प्रसार कर दें। ये प्रचार प्रसार मुनादी के द्वारा, लाउड स्पीकर्स के द्वारा, केबल टीवी पर सूचना के द्वारा या सिनेमा घरों में स्लाइड्स दिखाकर, अखबारों के माध्यम से की जा सकती हैं। व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार होने से फ़ायदा ये मिलेगा कि लोगों को असुविधा नहीं होगी और वे आसानी से अपने नाम जोड़े जाने, नाम कटवाने या आपत्तियां प्रस्तुत करने की कार्रवाई कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को जारी दिशा निर्देश के लिए पुस्तिका प्रकाशित की है। यह पुस्तिका सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एक बार अध्ययन अवश्य कर लें। इसमें वे तमाम जानकारियां और निर्देशों का संकलन है जो आपके लिए
महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही जो प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति हमने की है, उन प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान इस पुस्तिका का प्रदाय अवश्य कर दें। ये पुस्तिका प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है और उनके संबंध में जारी दिशा निर्देश इसमें अंकित हैं। इसका भली भांति अध्ययन कर लें ताकि दावे आपत्ति प्राप्त करने और उनका निराकरण करने में सुलभता रहे। नमस्कार, मैं रूपेश सिंघई, प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका रायसेन, निर्वाचन 2014 में वार्ड क्रमांक 25 के लिए मैं आज दिनांक से आगामी 7 दिवस के लिए यहाँ पर रहूँगा। मेरी जो कार्य अवधि होगी वह सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी और अंतिम कार्य दिवस सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक मैं यहाँ पर रहूँगा। मेरा कार्य होगा नगर पालिका परिषद के लिए जो मतदाता सूची है उसका प्रदर्शन करना, साथ ही साथ नाम जोड़ने, नाम काटने तथा मतदाता सूची में जो भी त्रुटि है उसके लिए, उसके संशोधन के लिए आवेदन पत्र लेना। नाम जोड़ने के लिए प्रारूप का में आवेदन होगा। नाम में संशोधन या किसी भी अन्य चीज़ में संशोधन के लिए प्रारूप खा होगा तथा नाम काटने के लिए जो आपत्ति होगी वो प्रारूप गा में होगी। आइए, आपको नाम जुड़वाना है क्या? हाँ सर। अच्छा। सर मेरे को अपना नाम जुड़वाना था मतदाता सूची में। हाँ, फॉर्म भर के लाए हैं? हाँ, मेरा आवेदन है। तो आप चेक कर लीजिए। आपकी उम्र तो 18 वर्ष से ज़्यादा है। हाँ सर, 18 वर्ष से ज़्यादा की हूँ मैं। हाँ, तो आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं था? जुड़ा था सर। हाँ। मैं दूसरी जगह रहता था। अच्छा। वहाँ से ट्रांसफर होकर मैं अभी 4 महीने हुए मुझे आए हुए। और वहाँ मैंने अपने आवेदन में नाम कटवाने के लिए दे दिया है। और सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगे हुए हैं। ठीक। और मेरा ऑफिस का भी पता इसमें लगा हुआ है। और मैं यहाँ स्थायी रूप से वार्ड क्रमांक 25 में रहने आया हूँ। तो आज 5 तारीख है और आज से आपको 3 दिन बाद जो है 9 तारीख को जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनके कार्यालय में जाकर के अपनी सुनवाई करनी होगी। आपकी जो सुनवाई है वह 9 तारीख नियत की जाती है। जी हाँ। ये आपकी प्राप्ति रसीद है और इसमें सुनवाई की तारीख और सुनवाई का स्थान दर्शित है। ठीक सर। थैंक यू भाई। मैं जनप्रतिनिधि हूँ। हाँ। ये मेरे वार्ड के हैं, लोगों के नाम जुड़वाना है। तो इतने सारे फॉर्म आप एक साथ लेके आ गए हैं? हाँ, तो सब वहीं के हैं, वार्ड के मेरे। मुझे क्षमा करिएगा, नियम जो है वो ये है कि मैं आपसे, आपके परिवार के लोगों की तो आवेदन ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे दूसरे लोगों के और इतने सारे आवेदन नहीं ले सकता हूँ। तो कृपया जिनके आवेदन है उनको आप भेजिए। उन्हीं को भेजना पड़ेगा? जी, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी कब भेजें? मैं प्रतिदिन आज से 7 दिन तक यहाँ पर रहूँगा। उनको कभी भी? हाँ, सुबह 10 से 5 बजे के बीच में आप भेज सकते हैं। ठीक। थैंक यू सर। मैं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हूँ। सर नमस्कार सर। कैसा चल रहा है आपका काम? सर बढ़िया सर। तो रोज यहाँ बैठ रहे हैं आप? जी सर। आप वार्ड क्रमांक 25 के प्राधिकृत कर्मचारी सर। कितने आवेदन पत्र आ रहे हैं का में? सर अभी तक सर प्रारूप का में जो हैं वो 6 आवेदन आए हैं और आपत्तियां सर अभी एक भी नहीं आई हैं और दो है विलोपन के आवेदन आए। आज तक के दिनांक का आपने प्रतिवेदन भेज दिया है? सर जी सर। तो प्रतिवेदन 3 कॉपियों में तैयार कर रहे हैं? सर एक मैंने ये सूचना पत्र जो सूचना बोर्ड पे चस्पा भी किया है और 2 प्रति में भेजा हुआ है सर। वेरी गुड सर। तो रोज का एक नोटिस बोर्ड पे भी लगा रहे हैं? जी 2 कॉपी आप लगातार भेज रहे हैं? लगातार भेज रहे हैं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सर। और वो टीप अंकित कर रहे हैं आप? टीप दिखाएंगे? कोई टीप आपने अंकित सर आज के जो आवेदन हैं इनको मैं सर शाम को 5 बजे लेकर के जाऊंगा। ये आवेदन आया हुआ है। कोई टीप दिखाएं आप जो आपने अंकित की हो? सर मैं सर शाम को फिजिकल इसका वेरिफिकेशन करके और इस जगह पे अपनी टीप अंकित करके और कल सुबह तक ये वहाँ ऑफिस में भेज दूंगा सर।
इसमें आपको ध्यान 2 चीज़ें रखना है सर। कि कोई भी इकट्ठे आवेदन पत्र लाए तो वो आपको स्वीकार नहीं करना सर, है। जी सर। क्योंकि व्यक्तिगत केसों में एक एक चीज़ आपको पूछना है सर। प्रत्येक व्यक्ति से। सर। और कोई परिवार का यदि आता है और अपने परिवार के लिए आए तो उसे अपन ले सकते हैं। जी, जी सर। लेकिन कोई ऐसा इकट्ठा आवेदन पत्र लाएगा तो नहीं सुनना है। सर। उनसे अपन को निवेदन करना है कि चूंकि इसमें एक एक व्यक्ति की हमें एक एक बात पूछना है जी। और उसके जो अंकित टीप है उसके बारे में हमें दावा करना है, जी। उससे जानकारी लेना है, इसलिए एक एक आवेदन पत्र स्वीकार करें। जी। है ना? जी सर, बिल्कुल सारे नियमों का मैं पालन करूंगा। प्रतिदिन दैनिक रिपोर्ट भी लगातार भेज रहा हूं और आगे भी बराबर भेजता रहूंगा। सर, बैठिए। सर, थैंक यू सर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के एसएलए द्वारा मुझे वेंडर नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त आधार पत्रक के आधार पर मतदाताओं को वार्डवार शिफ्टिंग का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से प्राधिकृत कर्मचारी ने अपने केंद्र पर दावे आपत्ति प्राप्त किए। अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि प्राधिकृत कर्मचारी ने जो दावे आपत्ति प्राप्त कर लिए हैं उनको लेने की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहे। यानी आप कुछ व्यवस्था इस ढंग से कीजिए कि प्राधिकृत कर्मचारी ने जो फॉर्म आज प्राप्त कर लिए हैं, कल कार्यालयीन समय में आपके पास वे सारे फॉर्म पहुंच जाएं। एक बात का और ध्यान रखना है कि प्राधिकृत कर्मचारी 3 प्रतियों में दैनिक जानकारी का विवरण तैयार कर रहा है। एक प्रति में उस दैनिक विवरण को वो अपने केंद्र पर लगाएगा और 2 प्रतियों में आपके पास भेज देगा। आप इन 2 प्रति में से एक प्रति अपने कार्यालय के बाहर लगवा दीजिए और जो तीसरी प्रति है उसको दावे आपत्ति का रजिस्टर तैयार करने के लिए अपने पास रख लीजिए। प्राधिकृत कर्मचारी ने जो भी पेशी तारीख दे रखी है उस तारीख को आपके पास सुनवाई के लिए लोग आएंगे। आप उनसे वांछित दस्तावेज की मांग कीजिए। आवश्यकता पड़ने पर आप एक दल बना दीजिए जो जांच की कार्रवाई करे और संतुष्टि उपरांत आप निर्णय लीजिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपत्ति वाले फॉर्म पर यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपत्ति लगाई गई है आप उसको एक सूचना पत्र दें और उसकी तामीली कराएं। वो तामीली की प्रति आपके प्रकरण में संलग्न करना जरूरी है। इस प्रकार से आप दावे आपत्ति का निपटारा सुचारू और नियम संगत तरीके से कर पाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि प्राधिकृत कर्मचारी से आने वाले फॉर्म्स को अपने पास ढेर लगाकर रखते जाएं और इंतज़ार करें कि हम आखिरी क्षणों में इनका निपटारा करेंगे, बल्कि आप रोज़ जो तारीख नियत है उसके मान से निपटारा करते चलें ताकि अंत में आपके पास कार्य का बोझ इकट्ठा ना हो और आप बेहतर तरीके से सारे दावे आपत्तियों का निपटारा कर लें। दावे आपत्ति का निपटारा करने के बाद प्रारूप का में प्राप्त जानकारी यानी परिवर्तन सूची, खा संशोधन सूची और गा निरसन सूची आप बनाएंगे। इनको बना करके आप हमारे वेंडर के पास भेज देंगे। वेंडर तीनों प्रकार की सूचियां चेकलिस्ट के माध्यम से आपको देगा। उनको चेक कराइए और चेक कराने के बाद ये तीनों अनुपूरक सूची बनकर तैयार हो जाएंगी और हमारी मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन के लिए तैयार होगी। मैं विश्वास करता हूं कि आप निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की निर्देशिका का अध्ययन अवश्य कर लेंगे। उसमें अंकित सारे नियम आप पढ़ लेंगे और जो सर्कुलर्स जारी किए हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिए, उनका भी आप अध्ययन कर लेंगे। हमें विश्वास है कि आप इस कार्य को पूर्ण मनोयोग से करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। धन्यवाद।